हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो यहाँ पर चैप्टर 5 की जो हमारी स्टार्टिंग हो रही है, बाकी चैप्टर्स की तरह यहाँ पर भी एक आपको छोटी सी स्टोरी बताई गई है इलेक्शन डे की। आजकल आपने देखा होगा ना, इलेक्शंस के लिए जाते हैं पेरेंट्स वोट डालने, तो उसी की एक स्टोरी है क्या कि शंकरन उठा है क्यों, ये देखने के लिए कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सब तैयार हो गए और वोट देने के लिए जा रहे हैं। सब चाहते हैं कि वो पहले रीच करे, कहाँ पर, पोलिंग बूथ पे सबसे जाके पहले पहुंच जाए वोट देने के लिए। बट ऐसा क्यों है? शंकरन जानना चाहता है कि ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं और इतने मतलब कि उतावले क्यों हो रहे हैं वोट देने के लिए। तो उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा, हम अब इस समय में अपने खुद के जो रूलर हैं, जो हमारी कंट्री को रूल करेंगे, उनको चुन सकते हैं आज। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, तो वही हम अब देखने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग रूलर्स बनते हैं। Choosing leaders or rulers by voting is somewhat that has become common during the last 50 years or so. ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जो रूलर है, जो भी हमारी कंट्री को रूल करेगा, रूल्स लेके आएगा, नई नई पॉलिसीज लेके आएगा, इसको सिलेक्ट करते, इलेक्ट करते हैं। ऐसा होने लगा है कम से कम 50 साल से। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन पास्ट? Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the jana, the people. लेकिन कोई भी व्यक्ति रूलर कैसे बनता है? जैसे कि हमने पढ़ा चैप्टर 4 में, कुछ लोग राजा होते हैं। आप भी समझते हो राजा कौन होते हैं। तो राजा को कौन चुनता है? हम बोलते हैं ना, ये जन वो जन, तो जन लोग चुनते हैं। जन मतलब लोग। बट अराउंड 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. बट लगभग 3000 साल पहले कुछ चेंजेस हमने देखे थे। पहले कुछ अलग प्रकार से राजा चुने जाते थे और आज कुछ अलग प्रकार से चुने जाते हैं। Some men now became recognized as rajas पर performing many big sacrifices. कुछ लोगों को राजा हम कब मानते हैं? जब वो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करें, त्याग करें। जैसे कि दी अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। जब आपने कभी रामायण या महाभारत जैसी चीजें अगर देखी हो, तो उसमें अश्वमेध यज्ञ की बात की जाती है। पूछना अगर आपके घर में ग्रैंडफादर, पेरेंट्स वगैरह हैं और मम्मी पापा हैं, उनसे पूछना अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक घोड़े की सैक्रिफाइस किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक घोड़े को फ्री छोड़ दिया जाता है ताकि वो आराम से फ्रीली इधर उधर घूम सके, और इसको गार्ड करने के लिए एक राजा होता है। राजा का जो आदमी होता है वो होता है। If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stop it, they had to fight. मान लो कोई घोड़ा है और वो किसी दूसरे के जगह में चला जाता है, इलाके में चले जाता है, और वो दूसरे लोग घोड़े को रोकें तो फिर लड़ाई हो जाती है। If they allowed the horse to pass, it means that they accept the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. और अगर मान लो ये घोड़ा किसी के एरिया में गया और वो लड़ाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने, जिसका घोड़ा है, उसको राजा स्वीकार कर लिया है और ये मान लिया है कि वो राजा स्ट्रॉन्गर है इससे। These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. तो इस तरह के यज्ञ और सेक्रीफाइसेस को करने के लिए बहुत ही स्पेशल पुजारियों को बुलाया जाता था, और फिर बाद में राजा इनको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी देता था, दान दक्षिणा वगैरह। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gifts for him. Raja who organized the sacrifice was recognized as very powerful. तो जो भी राजा इस प्रकार के सेक्रीफाइस करता था, उस माना जाता था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कैसा है? पावरफुल। और तो और जो लोग भी आते थे ना इन सारे सेक्रीफाइसेस में, वो लोग ना गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे राजा के लिए। सेक्रीफाइसेस में ना राजा एक सेंट्रल फिगर की तरह होता था,
उसको स्पेशल सीट दी जाती थी, सिंहासन होता था, और तो और टाइगर स्किन बिछाई जाती थी। उसका जो रथ होता था ना, हु वॉज हिज कंपेनियन इन राजा, और राजा के साथ जो उनके रथ पे एक सारथी होता है, तो वो एक तरीके से क्या होता है, जोड़ीदार सा होता है, क्योंकि हर बैटल फील्ड में राजा अपने रथ पे जाता है तो सारथी होता है, और उसने सारी जो भी लड़ाइयाँ लड़ी रहती हैं उसमें एक तरीके से साक्षी रहता है, मतलब विटनेस की तरह रहता है। और तो और उनकी सारी जो भी लड़ाइयाँ उन्हें जीती होती हैं उनकी ग्लोरीज को भी गाता है। कि जो पत्नियां होती थी, पत्नियां इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक राजा की तो बहुत सारी रानियां होती थी, फिर उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, तो ये भी इस यज्ञ में कुछ कुछ ना कुछ करते थे। जैसे हम भी यज्ञ में आहुति देते हैं, वैसे वो भी कुछ कुछ माइनर रिचुअल्स करते थे, और मेन जो काम था वो कौन करता था, राजा करता था। जो दूसरे राजा आते थे सेक्रीफाइस को देखने, यानी यज्ञ को देखने के लिए, तो वो एज अ स्पेक्टेटर रहते थे, बैठते थे और देखते थे कि क्या क्या सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं। Priests perform the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish or Vaishya also brought gifts. जो पुजारी होता है वो बाकी मंत्र मंत्र पढ़ता है, और जो पवित्र पानी होता है, सेक्रेट पानी होता है, उसे राजा पे छिड़काव करता है। और आपने देखा होगा ना, सत्यनारायण की कथा में पंडित जी जो करते हैं वो काम करते हैं। और जो दूसरे लोग आए होते हैं, जैसे कि जो आम आदमी है जिसको हम विश कहते हैं या वैश्य लोग, वो राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं। However, some people such as those who were regarded as Shudras were by the priest were excluded from many rituals. और जो लोग सबसे नीचे वर्ण में आते हैं, शूद्र जिनको कहा जाता है, उनको इस चीज का इनविटेशन नहीं दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर वर्णास के बारे में बताया गया है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। बहुत लोग किताब की इस तरह से जो लिखी हुई चीजें होती हैं बॉक्स के अंदर, उनको छोड़ देते हैं, और मैं आपसे कहूंगी कि इन चीजों को मत छोड़ा करो, क्योंकि ये अगर दी जा रही है तो ये बॉक्स में देने का मतलब ये नहीं है कि ये काम की नहीं है, बॉक्स में देने का मतलब ये है कि ये और ज्यादा काम की है। ठीक है, देखिए, we have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by Ganga and Yamuna. तो हमारे पास बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, है ना, पुराने टाइम से बहुत सारे हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, और स्पेशली किस एरियाज में लिखे हुए, गंगा और यमुना वाले एरिया में। These books are often called later Vedic because they were composed after Rig Ved, about which you learned in chapter 4. चैप्टर 4 में मैंने आपको वेदों के बारे में बताया था। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनमें से जो ऋग्वेद होता है वो सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा भी है, लंदी भी है। तो ऋग्वेद की रचना पहले हुई थी, मतलब कॉम्पोजिशन ऋग्वेद पहले हो गया था, उसके बाद बाकी के 3 वेद हुए। तो हमने चैप्टर 4 में ऋग्वेद के बारे में जाना। ऋग्वेद बनने के बाद का जो समय आता है उसको लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं, और इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की लिखावट हुई है, कॉम्पोजिशन हुआ है। These were composed by a priest and describe how rituals were to be performed. They also contain rules about society. तो इन सब की कॉम्पोजिशन किसने करी है, लिखे किसके द्वारा गए हैं, तो पुजारी जो लोग होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार के रूल सोसाइटी में फॉलो करने चाहिए। There were several different groups in the society at this time. उस जमाने की अगर बात करी जाए, और आज भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के ग्रुप हैं। जैसे कि प्रीस्ट लोग होते हैं जिनको पुजारी बोलते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जो वॉरियर कैटेगरी के होते हैं, योद्धा, किसान लोग होते हैं, और हर्डर्स होते हैं जो चरवाहे होते हैं ना, एनिमल्स वगैरह का पशुपालन जो करते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, कारीगर लोग होते हैं, लेबर होते हैं जो लोग फिशिंग करते हैं या झुंड में रहते हैं, जंगल में रहने वाले लोग। तो इस प्रकार से बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोशल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, उस जमाने में भी और आज भी देखने को मिलते हैं। Some priests and warriors were rich as were some farmers and traders. तो अगर बात करी जाए तो जो पुजारी, योद्धा और कुछ किसान और व्यापारी कैसे होते थे, रिच होते थे, लेकिन जो बाकी चरवाहे हो गए, कारीगर हो गए, लेबर हो गए, या जो फिशिंग वगैरह करते हैं, हंटिंग करते हैं, ये लोग गरीब हुआ करते थे।
जो प्रीस्ट होते थे उस टाइम पे पुजारी लोग, उनने मेनली 4 ग्रुप में लोगों को बांटा था। 4 लोग क्या थे? इस ग्रुप सिस्टम को हम वर्ना सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ना सिस्टम। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, और हर वर्ना के जो रूल्स और तौर तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। द फर्स्ट वर्ना वॉज दैट ऑफ ब्राह्मण। पहला वर्ना किसका है? ब्राह्मण। 4 वर्ण है, आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास। ब्राह्मण्स का मेन काम क्या होता था? क्या आशा की जाती है ब्राह्मण से? कि वो खुद भी पढ़े और दूसरों को पढ़ाए वेदों के बारे में, कैसे पूजा होती है, मंत्र उच्चारण और वगैरह वगैरह। और इसके बदले में आज भी हम देखते हैं कि जब हम पूजा करते हैं अपने घर में, पंडित जी को बुलाते हैं तो उनको कुछ दान दक्षिणा दे देते हैं, तो वैसे ही वो रिसीव करते थे गिफ्ट्स को। दूसरा जो हमारा वर्णन होता है वो होता है रूलर्स का। रूलर जो शासक होता है, राजा, जिसे हम क्षत्रिय की कैटेगरी में डालते हैं। इनको क्षत्रिय जो होते हैं इनसे क्या उम्मीद की जाती है कि लड़ाइयां लड़ेंगे और दूसरे लोगों की रक्षा करेंगे, जैसे राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। थर्ड वर विश और वैश्य। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर, हर्डर, ट्रेडर। बोथ the Kshatriyas and Vaishyas could perform sacrifices. तो जो तीसरा टाइप है वो हो गया वैश्य का। तो वैश्य में ज्यादातर व्यापारी लोग आ जाते हैं, है ना। व्यापारी तो कर रहे हैं, चाहे फार्मर हो वो बेचेगा, जो भी वो प्रोड्यूस करेगा उसको बेचेगा, तो व्यापार कर रहा है। चाहे फिर वो एनिमल्स को पाले तो उनकी स्किन बेचेगा, या जो दूध निकल रहा है उनसे वो बेचेगा, तो व्यापार करते थे वैश्य लोग। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही अनुमति दी गई थी, अलाउ कर दिया था कि आप सेक्रीफाइसेस कर सकते हो, मतलब आप यज्ञ वगैरह के काम कर सकते हो। अगर अभी तक हमने देखो 3 वर्ण पढ़ लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब फोर्थ वन की बात करें तो वो है शूद्र। और शूद्र का बोला जाता था कि शूद्र मतलब वो लोग होते थे जो बाकी 3 ग्रुप्स की सेवा करेंगे, ठीक है। और जो वुमेन होती थी उनको भी शूद्र कैटेगरी में डाला जाता था। इनको कोई भी अलाउ नहीं था कि आप कोई भी रीति रिवाज करो या फिर ऐसे यज्ञ वगैरह पूजा वाले कामों में हाथ बटाओ। बट वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। और इनको ये भी अलाउ नहीं था कि वो वेद की पढ़ाई कर सकें, वेदों के बारे में ज्ञान ले सकें। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahman and so on. उस टाइम के जो प्रीस्ट लोग होते थे उनका क्या कहना था कि जो 4 ग्रुप हमने बनाए हैं ये जन्म के आधार पे हैं। अगर किसी के मम्मी पापा ब्राह्मण हैं तो उनकी जो बच्चा होगा वो भी ब्राह्मण ही होगा, फिर उसका जो बच्चा होगा वो भी ब्राह्मण होगा। Later they classified some people as untouchable। और कुछ दिन बाद कुछ लोगों को क्या बोला गया? अनटचेबल, मतलब जिनको वो छुआछूत वाली बात होती है, वही छुआ नहीं जा सकता जिनको। तो उसमें कौन से लोग आते थे जिनको छुआ नहीं जा सकता या थोड़ा सा इंफीरियर मानते थे? क्राफ्ट पर्सन को, हंटर को, गैदरर को। और कुछ पीपल वो भी जो बरियल्स और क्रीमेशन का काम करते थे। बरियल्स और क्रीमेशन समझ रहे हो? शमशान घाट में जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो उसकी लकड़ी बेचते हैं, या फिर उस शमशान में जब जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो कफन वगैरह लेने जाते हैं, तो उन लोगों को भी वो इसी कैटेगरी में रखते थे कि इनको छूना नहीं है। Many people did not accept the system of वर्ना laid down by the Brahmins। बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये क्या सिस्टम बना दिया आपने वर्नास का। Some kings thought they were superior to the priest। और कुछ लोग राजा क्या मानते थे कि हम पुजारियों से भी ऊंचे हैं। Others felt that birth could not be basis of deciding which varna people belong to। कुछ लोगों का क्या मानना था कि जन्म के आधार पे वर्ण नहीं होना चाहिए। Besides, some people felt that there should be no difference amongst people based on occupation। और कुछ लोगों का मानना था कि व्यापार के हिसाब से किसी भी इंसानों में डिफरेंस नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग क्या कहते थे कि हर इंसान को मतलब क्या होनी चाहिए? छूट होनी चाहिए कि वो भी कोई भी रिचुअल्स, कोई भी रीति रिवाज कर सकता है। Any other condemned the practice of untouchability। Also there were many areas in the subcontinent
such as northeast where social and economical difference were not very sharp and where the influence of priests were limited। तो कुछ एरियाज ऐसे भी थे जैसे नॉर्थ ईस्ट, वहां पर ज्यादा नहीं चलती थी पुजारी लोगों की और सबके जो राइट्स वगैरह होते थे वो बराबर के ही होते थे। नाउ वी विल सी जनपद। जनपद के बारे में देखेंगे। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being raja of Janpad rather than Janas। तो जो राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, आहुति दिलवा रहे हैं, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, उनको किसी लोगों का राजा नहीं माना जाता था, एक बड़े साम्राज्य का राजा माना जाता था कि भाई ये इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब ये राजा दूसरे राजाओं से थोड़ा उच्च कोटि का राजा है, थोड़ा पैसे वाला राजा है, इसलिए इसको राजा ऑफ जनपद माना जाता था। The word Janpad literally means the land where Jana set its foot and settled down। जनपद मतलब क्या है? जन मतलब लोग और पद मतलब पैर। तो ऐसी जगह जहां पर पीपल लोग बस गए हैं, जहां लोग बस गए हैं वो है जनपद। तो कुछ इंपॉर्टेंट जनपद को अभी हम फिगर में मैप 4 में देखेंगे। इसके बाद archaeologists have excavated a number of settlements in these जनपद such as पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ। हस्तिनापुर से कुछ याद आया महाभारत में? जिसने महाभारत देखी उसको पता होगा कि हस्तिनापुर क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना। अतरंजी खेरा नियर ईटा, द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। तो हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है और अतरंजी खेरा जो एटा के पास है, ये यूपी में है। They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard। तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं। और जब एक्सकेवेटेड मतलब ये लोग खुदाई करवाते हैं कि नीचे क्या हमें गड़ा हुआ कुछ भी मिल जाए, तो जब इनने करवाया तो इनको बहुत सारे सेटलमेंट्स मिले, ऐसे सबूत मिले कि कभी यहाँ पर लोग रहा करते होंगे। उनको नाम दिया जनपद कि यहाँ पर लोग कभी सेटल हुए होंगे। तो वो जनपद कौन कौन से थे दोबारा रिपीट करूँ, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर, ठीक है, और अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर लोग मतलब झोपड़ियों में रहते थे, इनके पास इनके जानवर भी थे और तरह तरह के क्रॉप्स को उगाते थे। इस प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले हैं। They made earthen pots, some of them were grey in color। ये मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे और कुछ का रंग ग्रे होता था, कुछ का लाल। One special type of pottery found at this site is known as painted greyware। और एक अलग प्रकार की बर्तन बनाने की कला हमने यहाँ से देखी इन जगहों से, वो थी पेंटेड ग्रेवेयर। ये पेंट कर देते थे उस ग्रे रंग के बर्तन को। As is obvious from the name, these grey pots had painted design, usually simple lines and geometric patterns। geometric पैटर्न, सर्कल बना लिया है ना, ट्रायंगल बना लिया, लाइंस खींच दी, तो इस प्रकार से ये डिजाइन कर देते थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट कुछ जनपद हैं, आपको बुक में और क्लियरली दिख जाएगा, मैं बताती हूँ। जैसे अवंती, आज के टाइम पे हम उज्जैन वाला एरिया जो है, गंधार हो गया, पंचाल हो गया, है ना, कौसाला हो गया, मगध हो गया। मगध सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, आगे हम पढ़ेंगे। एंड अंगा हो गया। तो इस तरह के ये हमारे इम्पोर्टेंट जनपद थे। और कुछ को महाजनपद भी कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था, चलो पढ़ते हैं। महाजनपद, जनपद समझ गए, वो जगह जहाँ पर लोगों ने रहा, सेटल डाउन किया, है ना, एक बस्ती बसाई, उसको जनपद कह रहे हैं। तो महाजनपद क्या होगा? महाजनपद का मतलब यही लग रहा है कि कोई बड़ा जनपद, उसको हम महाजनपद कह रहे होंगे। About 2500 years ago, some janpads became more important than others and were known as Mahajanpads। तो लगभग कितने साल की बात है ये, कितने साल पहले की बात है? 2500 साल पहले की बात है कि जनपद तो बहुत सारे बन गए थे, लेकिन कुछ जनपद ऐसे थे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, बड़े थे, ठीक है। तो उनको कुछ को हमने अभी नाम लेके मैंने आपको बताया था, मैप 4 पे है। तो इन जनपद्स की अपनी कैपिटल सिटी होती थी। जैसे कि अभी हमारा इंडिया एक कंट्री है और उसकी कैपिटल दिल्ली है, वैसे इन जनपद्स की भी कैपिटल सिटी होती थी और पूरे किला वगैरह बनाए रखे थे, है ना। और किले बनाने का मतलब क्या होता है?
फोर्टिफाइड करने का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से कोई घुस ना चाहे बाहर का आदमी, इसलिए लंबी लंबी दीवारें बनाई गई थी लकड़ी से, ईंटों से, पत्थरों से, ताकि जनपद में कोई भी बाहर का व्यक्ति घुस ना सके। फोर्टिफिकेशन करके रखा था, है ना। Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. किले क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि किले काफी मजबूत होते थे और लोगों को डर ये रहता था कि जो दूसरा राजा है हम पे अटैक करेगा, इसलिए लोग किले बनाते थे ताकि सुरक्षित रह सकें। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. कुछ राजा बड़े बड़े किले इसलिए भी बनाते थे ताकि वो थोड़ा अपना घमंड दिखा सकें कि देखो मैं कितने पैसे वाला हूँ, कितनी सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहा हूँ। Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और इस तरह के जब वो एरिया बना देते थे, बाउंड्रीज बना देते थे, तो जो राजा होता था ना उसको रूल करना थोड़ा सा आसान हो जाता था। देखो मान लो यहाँ पर घर हैं, यहाँ घर हैं, ये सब घर है, ऐसे बहुत सारे घर हैं और इसके आजू बाजू एक दीवार बना दी, तो अब राजा को रूल करना आसान हो जाएगा इसके अंदर अंदर। आगे देखिए, बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब देखो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने के लिए अच्छी खासी प्लानिंग चाहिए। थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रोक्योर्ड। सिर्फ हजार नहीं, कुछ हजार नहीं, लाखों, ठीक है, हजारों ईंटों से काम नहीं चल रहा, लाखों ईंटों लग जाती थी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने में। This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. अब तुम्हें इतनी ज़्यादा ईंटों की ज़रूरत है तो तुम्हें क्या चाहिए होगी? लेबर भी तो चाहिए होगी ना, वरना कौन बनाएगा? तो लेबर में आदमी, औरत, बच्चे सब होते थे। और तो और ईंट बनानी है आपको, लंबी लंबी दीवारों के लिए ईंट बनानी है तो आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मिट्टी वगैरह चाहिए होगी, पानी चाहिए होगा, फिर आप ईंट बना सकते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौसाम्बी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड of brick found near present day Allahabad, Uttar Pradesh. A part of it was probably built about 25 years ago. तो देखो ये एक वही दीवार है, कौसम्बी एक जगह है और ये पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये एक आदमी है और ये दीवार है, काफी ऊंची हो रही होगी। इस पिक्चर में इतना ऊंची दिख नहीं सकती है, वैसे आपने देखे होंगे कभी ना कभी कि किले कितने बड़े बड़े होते हैं, तो इतने बड़े बड़े किले राजा महाराजा उस टाइम पे ऐसे बनाया करते थे। The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. अब जो राजाज होते थे वो क्या करते थे कि इन्होंने अपनी आर्मी रखना शुरू कर दिया। अब सोल्जर्स ऐसे तो रहेंगे नहीं, इनको कुछ क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रुपीज, सैलरी चाहिए। वैसे उस टाइम रुपीज नहीं चलते थे, उस टाइम पे जो भी पैसा चलता होगा जिस प्रकार का भी, वो इनको एज अ सैलरी दिया जाता था। Some payments were probably made by using punch marked coins. You will read more about these coin in chapter 8. तो उस प्रकार उस टाइम पे कुछ पंच मार्क कॉइन्स चलते थे, तो हम कॉइन्स के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं टैक्सेस। टैक्स देखो कोई भी टाइम रहा हो, मुगल्स का हो, ब्रिटिशर्स का हो, आज का मान लो मोदी जी का हो या पहले सोनिया गांधी का हो, हर सरकार टैक्स लेती है। क्या लेती है? टैक्स। As the rulers of Mahajanapads were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of Raja of Janpads, they started collecting regular tax. अब देखो जो जनपद होता था एक, तो वो छोटा एरिया होता था, है ना, तो वहां के राजा को ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती थी कि उसको ज्यादा खतरा भी नहीं होता था। लेकिन जितना बड़ा राजा उसके उतने ज्यादा दुश्मन ज्यादा हैं, तो राजा को क्या करना पड़ेगा? चारों तरफ से एक दीवार बनानी पड़ेगी, किले बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े, आर्मी रखनी पड़ेगी लंबी चौड़ी। तो इस सब के लिए राजा को पैसा लगता था और पैसा लगता था। अब ये पैसा कैसे बढ़ाए? तो टैक्सेस लेते थे राजा, अपनी प्रजा से टैक्स कलेक्ट करते थे रेगुलर बेसिस पे।
टैक्स किस किस चीज पे लगता होगा? जैसे टैक्स ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज भी लगता है, तब भी लगता था, और सबसे ज्यादा तो ब्रिटिशर्स ने लगाया है। ठीक है, तो टैक्स ऑन क्रॉप्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो भी फार्मर्स होते थे। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम पे फार्मर ही हुआ करते थे। ये कितना होता था? लगभग 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। दिस वॉज नोन एज भागा और शेयर। हम बोलते हैं ना भाग, तो इंग्लिश में ए लगा दिया जाता है, आप भाग बोल लो, हिंदी में इंग्लिश में भागा, और इंग्लिश में एक और वर्ड बोल सकते हैं हम, शेयर। तो 1/6 जितना भी, मान लो जैसे इजी कैलकुलेशन करने के लिए अगर मैं बताती हूँ, 36 को चीज प्रोड्यूस कर रही है एक फार्मर ने, तो उसका 1/6 कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6 6 जा, इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखो, there were taxes on the craftsperson as well. These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith may have to work for a day every month for the king. जो कारीगर वगैरह होते थे, लोहार हो गया, है ना, इनसे क्या किया जाता था? इनसे बोला जाता था कि आप एक महीने में लगभग एक दिन फ्री में राजा के लिए काम करोगे। अब जरूरी नहीं है एक ही दिन करो, या राजा पे डिपेंड करता होगा, राजा अच्छा है तो एक दिन करवाता होगा, वरना ज्यादा दिन करवाता होगा। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अभी हर्डर्स क्या कर सकते हैं? अपना दूध वगैरह जो एनिमल्स का होता है वो बेच सकते हैं, राजा को फ्री में दे सकते हैं एज अ गिफ्ट, एज अ टैक्स, और एनिमल्स को भी दे सकते हैं। There were also taxes on goods that were brought and sold through the trade. अब जो लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे, तो वो दूसरे देश से कुछ ना कुछ चीजें लेके आते थे, तो उस पर राजा टैक्स लगाता था। हंटर गैदर्स पे भी टैक्स लगाता था कि आप जंगलों में घूमते हो तो हमें जंगलों की चीज दो, शहद ला के दो, ये ला के दो, ऐसे करके टैक्स लगाया जाता था। कुल मिला के बात यह है, कोई भी कम्युनिटी हो इनमें से, सब पर टैक्स लगाया जाता था। नाउ सी द चेंजेस इन एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर में चेंजेस आए थे उस समय में? There were two major changes in agriculture around this time. One was growing use of iron ploughshares. This means that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. पहली चीज क्या थी? हल देखा है आपने? हल लकड़ी का हुआ करता था पहले, अब किसका होता है? लोहे का। तो लोहे का हल होता है तो मिट्टी आसानी से पलट जाती है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा होने लगा है, मतलब उस टाइम की बात कर रही हूँ। सेकेंड चीज एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया था? पीपल बिकेम ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड from which plants would sprout, saplings were grown and they planted in the fields. This led to increased production as many more plants survived. However, it was back-breaking work. Generally, slave men and women, dasas and dasis, and landless agricultural laborers had to do this work. पहले क्या होता था? कोई भी चीज उगाने के लिए मिट्टी के नीचे बीज डाला जाता था, लेकिन अब पौध लगाना शुरू कर दिया। जैसे हमने ये छोटा सा कोई पौधा है ना, इसी को लगा दिया, तो इससे क्या होता है? जब हम पौधा लगाते हैं तो इसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये मरेगा नहीं पौधा और ये चलता रहेगा। जबकि सीड में से पौधा निकलेगा कि नहीं और वो कैसा निकलेगा, इसके चांसेस कम होते हैं। तो दो चीज करी, एक तो लोहे का हल यूज करना स्टार्ट कर दिया, और दूसरा बीज की जगह पौध लगाना शुरू कर दिया, उसको पौध कहते हैं। ठीक है, क्लोजर लुक देखें, अगर मगध की बात करें हम, फाइंड मगध ऑन मैप 4। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था मगध कहाँ है। अगर आज की बात की जाए तो मगध बिहार वाले रीजन में आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था लगभग 200 साल पहले की अगर बात करी जाए। Many rivers such as Ganga, Son flowed through Magad. This was important for transport, water supplies, making land fertile. देखो मगध इतना ज्यादा अच्छा भी क्यों ग्रोथ हो रही थी मगध के अंदर? क्योंकि दो दो नदियां थी यहाँ पर, गंगा थी, सोन थी। इससे क्या होता था? नदियों के थ्रू लोग एक से दूसरी जगह चले जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन हो पाता था, पानी की सप्लाई अच्छी थी, और क्या था? मिट्टी भी उपजाऊ थी।
Parts of Magad were forested. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army. अब आपको पता है राजा महाराजा अपने पास घोड़े हाथियां सब रखते थे। अब मगध के एरिया में काफी जंगल थे, तो यहाँ जंगल से हाथी पकड़ लेते थे, फिर इनको ट्रेनिंग दे देते थे, तो हाथी भी मिल जाते थे। और फॉरेस्ट से हमें लकड़ियां मिल जाती थी घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. और तो और यहाँ पर क्या थी, खदान थी लोहे की, जिससे हम हथियार बना लिया करते थे मगध के लोग। इस वजह से मगध इतना आगे गया क्योंकि सारी चीजें मगध के पास बहुत अच्छी अच्छी थी। मगध had two very powerful rulers, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। तो देखो मगध के दो बहुत ही महान और इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु who used all possible means to conquer other जनपद। इन लोगों ने पूरी दम लगा दी कि हम बाकी के जनपद को कब्जा लें, हरा दें। महापद्मनंद was another important ruler। इसके बाद एक और रूलर आया जिसका क्या नाम है, महापद्मनंद। ये नंद डायनेस्टी के थे, नंद वंश के थे। He extended his control up to the northwest part of the subcontinent। इन्होंने अपने राज्य को नॉर्थ वेस्ट साइड में भी पहुंचा दिया। राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। तो सबसे पहले मगध की स्टार्टिंग में जो लोगों ने कई सालों तक कैपिटल रखी वो क्या थी, राजगृह थी। लेटर कैपिटल वो शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, जिसको हम आज के डेट में पटना कहते हैं। तो पहले क्या थी बेटा, पहले राजगीर थी, उसके बाद में पाटलिपुत्र हो गई, और आज भी हम पाटलिपुत्र बोले तो पटना। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror। अब एक बार की बात है कि क्या हुआ, एक राजा हुआ करता था, एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अलेक्जेंडर। वो यूरोप में मैसिडोनिया का रहने वाला था। उसके दिमाग में एक फितूर चला कि मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा, और यही चीज सोचते सोचते वो आगे बढ़ने लगा। He didn't conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia। देखो कोई भी इंसान पूरी दुनिया पे कैसे कब्जा कर सकता है, तो नहीं कर पाया वो भी, लेकिन बहुत सारे हिस्से इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कब्जा लिए। उसके बाद वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। जैसे ही वो ब्यास नदी के तट पर आया, किनारे पे आया, when he wanted to march further eastward, his soldiers refused। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants। अब क्या हुआ कि वो देखो इतना लंबा सफर करते हुए आ रहा था, ठीक है, तो उसके साथ जो प्रजा थी उसकी वो भी थक चुकी थी। फिर उसको एक नदी मिलती है, अब उसकी प्रजा को नदी भी पार करनी थी, तो उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया। क्या बोला कि हम नहीं पार कर पाएंगे, हम बहुत ज़्यादा थक गए, और इसके बाद अगर हम इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं तो इंडिया के लोग बड़े खतरनाक हैं, उन पे बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं, रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, हम लोग हार जाएंगे। तो इसलिए इसकी जो प्रजा है, इसकी जो आर्मी थी अलेक्जेंडर की, वो पीछे लौट जाती है। ये थी अलेक्जेंडर की कहानी। अब थोड़ा सा वज्जी के बारे में देखेंगे। वज्जी क्या है, वज्जी भी एक महाजनपद है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है वज्जी। तो वज्जी भी एक महाजनपद है। While Magda became powerful kingdom, Vajji with its capital at Vaishali was under a different form of government known as Gana और संघा। देखो जहां हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो मगध है एक बहुत ही शक्तिशाली किंगडम बन गया है, वहीं वज्जी जो था उसकी कैपिटल थी वैशाली में, बिहार में ही। वो एक अलग प्रकार की सरकार चल रही थी वहां पर, जिसको हम गण और संघ कहते हैं, ठीक है, गण कहते हैं या फिर संघ कहते हैं। इन अ गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। तो बाकी किंगडम्स में क्या था कि एक ही राजा होता था, लेकिन गण और संघ में ऐसी सरकारों के अंदर एक राजा नहीं होता, बहुत सारे राजा होते हैं। कभी कभी तो थाउजेंड्स ऑफ मैन, हजारों लोग शासन करते हैं, और हर को राजा कहा जाता है।
ये सारे राजा ही सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, रीति रिवाज होते हैं, वो करते हैं। और तो और अब बहुत सारे राजा होते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है कि मिलके बातचीत भी करनी पड़ती है और फिर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, डिस्कशन करते हैं, डिबेट होती है, इतने सारे राजा होते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन आर्मी, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। मान लीजिए अगर ऐसी जगहों पे जहां पर गण और संघ जैसी सरकारें चलती हैं, जैसे वज्जी में चल रही थी उस टाइम पे, किसी दूसरी आर्मी ने, दूसरे राजा ने इन लोगों पे अटैक कर दिया, तो पहले ये लोग सोचेंगे, सबके सब मीटिंग करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। However, women, dasas and कमकरास could not participate in these assembly, और इन assemblies में सिर्फ आदमी और जो ऊंचे वर्ग के लोग थे वही शामिल हो सकते थे। गणा देख लो, गण किसको बोलते हैं? यूज फॉर अ ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स। तो गण उन लोगों को भी बोल लेते हैं जहां बहुत सारे लोग हों, बहुत मेंबर्स हों। और संघ, संघ तो हम बोलते हैं ना, लोक सेवा आयोग संघ करके, ऐसे आपने सुना हो। संघ मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल। बोथ द बुद्ध एंड महावीर, जिनके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, वो किसको बिलोंग करते थे? गण और संघ को ही बिलोंग करते थे। मतलब जैन लोग और जो बुद्ध धर्म है, ये गण और संघ को ही बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। संघास के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी बुद्धिस्ट किताबों के अंदर। हम भी चैप्टर 6 के अंदर बहुत कुछ पढ़ ही लेंगे संघ और गण के बारे में। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कनक्योर द संघास। जो देखो बड़े बड़े राजा होते थे वो क्या करते थे कि संघ और गण को कब्जाने की कोशिश करते थे। Nevertheless, these lasted for a very long time till about 1500 years ago, when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 10. तो देखो ये जो गण और संघ, इस प्रकार की जो सरकार है लगभग 1500 साल तक चलती रही, और जो लास्ट गण और संघ थी ना, उस पर विजय प्राप्त कौन से शासक ने की थी? गुप्त डायनेस्टी के शासक ने की थी। इसके बारे में चैप्टर 10 में पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। वज्जी तो वही वाली जगह है, वही महाजनपद है जहां पर गण और संघ की सरकार चल रही है। यहाँ पर हमने देखा था कि मगध में एक इंपॉर्टेंट रूलर का नाम देखा था, बिंबिसार एंड अजातशत्रु। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या दिया गया। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जी फ्रॉम द दीघा निकाय, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक which contains some of the speeches of Buddha. These were written down about 2300 years ago. तो यहाँ पर एक किताब है बुद्ध लोगों की, दीघा निकाय, उसके अंदर ये वज्जीज के बारे में कुछ लिखा है, जानकारी से पढ़ते हैं। Ajatasattu wanted to attack the Vajji. He sent his minister named Vasakara to the Buddha to get his advice on the matter. ये जो मगध का शासक अजातशत्रु था, ये क्या चाहता था कि वज्जी पे हम अटैक कर दें, तो इसने अपना एक मिनिस्टर जिसका नाम था वस्सकारा, इसको बुद्ध के पास भेजा ताकि कुछ एडवाइस मिले इस मैटर पे। The Buddha asked whether the Vajji met frequently in all full assemblies. When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long. तो बुद्ध ने क्या पूछा, क्या वज्जीज के जो लोग हैं ना, वो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं असेंबलीज में? तो जैसे ये सुना गया, जैसे ही बुद्धा ने ये सुना कि ये जो वज्जी के जो इतने सारे राजा हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि वज्जी अभी भी आगे प्रॉस्पेरस होता रहेगा, आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्यों चलता रहेगा? क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पब्लिक असेंबली करते हैं, मिलते हैं, ये साथ में मिलते हैं, बैठते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं ना, एक्ट करते हैं, और जो भी इन्होंने रूल्स बनाए हैं उनको मिलके पूरा करते हैं। ये रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सुनते हैं एक दूसरे को। आज की समस्या यही है कि कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, कोई किसी का सपोर्ट नहीं चाहता और एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। बट ये सारे राजा, वज्जी के लोग, गण और संघ के लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट, सपोर्ट और दूसरे की बात सुनते हैं। वज्जी के जो वुमेन हैं, इनको बल से, मतलब जबरदस्ती बंदी नहीं बनाया जाता है जो वज्जी में रहते हैं। चैत्यास,
वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेजेस। यहाँ पर ना लोकल श्रेन भी बनाए जिनको मतलब बुद्धिस्ट लोगों के मंदिर टाइप समझ लो, मतलब पवित्र स्थान। Wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. तो यहाँ पर क्या है कि किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो पुजारी जिस चीज को मानता है, जिस धर्म को मानता है, वो उसको मान सकता है, उसको रिस्पेक्ट की नजर से ही देखा जाता है। तो ये तो इस चैप्टर में था। एल्सवेयर के बारे में देख लेते हैं, क्या आपको नई जानकारी दी जा रही है इंडिया से बाहर की। अगर हम ग्रीस और एथेंस को देखेंगे अपनी एटलस में, तो अराउंड 2500 ईयर्स हो, 2500 साल पुरानी बात करेंगे। इंडिया की तो हमने देख ली क्या कहानी है। एथेंस के लोग हैं, इन्होंने एक प्रकार की सरकार को बसाया था जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और आज इंडिया में डेमोक्रेसी प्रकार की ही सरकार चलती है। ठीक है, लोगों की सरकार जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, लगभग 200 साल तक चली। सारे मैन जो भी 30 से ऊपर की उम्र के थे उनको पूरी तरीके से सिटीजन घोषित करा गया था, नागरिक बोला गया था। There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matter. यहाँ पर इन लोगों ने एक लोगों को संगठन बनाया था, कमेटी बनाई थी जो साल में लगभग 40 बार मिलती थी और इम्पोर्टेंट मुद्दों पे बात करती थी। यहाँ पर जितने भी जो सिटीजन थे वो इस मीटिंग में बैठते थे। Appointments for many positions were made through lottery. All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through lottery. अब यहाँ अपॉइंटमेंट कैसे होती थी, कोई पक्षपात ना हो इसलिए लॉटरी सिस्टम होता था। जिसका भी नाम आता था वो पोजीशन पे बैठता था और काम करता था। सिटीजन से बोला जाता था कि आप आर्मी और नेवी में आओ, भर्ती हो, योगदान दो अपने देश के लिए। However, women were not considered citizen. लेकिन यहाँ पर भी औरतों को सिटीजन नहीं माना जाता था। Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchant and craft person did not have rights as citizen. तो जो बाहर के विदेशी लोग भी एथेंस में रहते थे, व्यापार करते थे, उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था। इसके अलावा बहुत सारे जो गुलाम थे एथेंस में, जो खदान में या किसी फील्ड में या किसी घर में या किसी के वर्कशॉप में काम करते हैं, इनको भी सिटीजन के तौर पे नहीं रखा जाता था और इन्होंने अपनी सरकार का नाम बोला था डेमोक्रेसी। तो डू यू थिंक इट वाज अ ट्रू डेमोक्रेसी? आपको लगता है ट्रू डेमोक्रेसी है? आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर जो इजिप्ट की अपनी खुद की औरतें हैं उनको सिटीजन नहीं माना जा रहा, तो ये तो पक्षपात हो रहा है। फिर ये डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? क्योंकि डेमोक्रेसी में औरत आदमी नहीं देखा जाता, हर इंसान को राइट है ना, और हर व्यक्ति सिटीजन होता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भी आदमी 30 से ऊपर की उम्र का है वही सिटीजन है। लेकिन हमारे यहाँ असली डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर बच्चा भी हमारे यहाँ का नागरिक है। भले वोट करने का राइट 18 के बाद ही मिलता है, 18 से मिलता है, लेकिन बच्चा पैदा हो गया ना, तो वो बच्चा पैदा होते ही से हमारे देश का नागरिक होता है। ये अपने यहाँ का रूल है और दिस इज कॉल्ड ट्रू डेमोक्रेसी जो इंडिया में हमने अपनाई हुई है। इसी के साथ ये मेरा लेक्चर खत्म होता है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयरिंग इज केयरिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो प्लीज सपोर्ट करो, नया चैनल है, ग्रोथ करवाओ, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।